मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभाशीर्वाद, स्नेहाशीष। मुझे आशा है कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर में बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल आपने इंट्रोडक्शन देखा था और रिप्रोडक्शन के विभिन्न चरणों को देखा था। कैसे देखा कि आपने शुरू किया था युग्मक जनन से, गैमेटोजेनेसिस से, और इस खत्म किया था कहां पे? पार्चुरेशन यानी प्रसव से। जस्टेशन पीरियड देखा आपने, किसको बोला था जस्टेशन पीरियड, या जिसको आप कहे थे गर्भाकाल। मतलब जिस दिन से प्रेगनेंसी हुई, यानी जिस दिन से गर्भधारण हुआ और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, उस पीरियड, उस अवधि को हम गर्भावधि या गर्भाकाल बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में, मनुष्य के मादाओं में 280 दिन का होता है या 9 मंथ्स का होता है ना। किसी किसी बुक में 272 से लेकर के 280 डेज तक का एवरेज होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा। आज हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र शुरू करेंगे। ओके, आज बेटा हम नर जनन तंत्र का परिचय लेंगे और जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे वीडियो, तो उसमें हम आपको जो है टेस्टिस का आंतरिक और बाह्य संरचना दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इजी है, आप जैसे टैलेंटेड बच्चों के लिए तो कुछ भी भारी नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में बेटा, नर जनन तंत्र में 2 तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, जननांग होते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको आप प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको आप प्राथमिक जनन अंग कहते हैं मेल का, वो कौन है? तो वो है टेस्टिस। वो कौन है बेटे? टेस्टिस, जिसको हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण। आप कहेंगे सर इसको प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोले, जनन अंग क्यों बोले? क्योंकि यही तो वो अंग है, यही तो वो सेक्स ऑर्गन है मेल का, जो मेल गैमीट यानी नर युग्मक बनाएगा, मतलब शुक्राणु बनाएगा। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं बेटे, ये एक जोड़ा होता है, एक जोड़ी होता है, यानी पेयर्ड होता है। अच्छा, एक जोड़ी होता है। इसका जो कलर होता है ना, वो हल्का गुलाबी होता है, लाइट पिंक होता है, छोटा होता है, और इसका जो आकार होता है वो ओवल होता है, अंडाकार होता है, ओवल। स्ट्रक्चर बताऊंगा, चिंता ना करें आप, अभी केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर तो ही देखना है इस चैप्टर में, डायग्राम पे खूब जोर देंगे हम लोग, है ना, ये बात है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके लेंथ का, विड्थ का और वेट का। बेटा अगर इसके लंबाई का बात करें वृषण के, है ना, 2 जोड़ा होगा, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, दिखाऊंगा आपको। इसका जो लंबाई होता है वो 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, इसका जो विड्थ होता है वो 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर होता है, और जो इसका वेट होता है वो 20 से लेकर के 25 ग्राम होता है। ठीक, अच्छा, कहां अवस्थित होता है टेस्टिस? तो टेस्टिस जो होता है बेटा, ये पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। पेल्विक कैविटी को हम श्रोणी गुहा बोलते हैं। तब आप कहेंगे सर अब हम तो कंफ्यूज हो गए, पेल्विक कैविटी किसको बोलते हैं? तो मेरे रहते मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं बायोलॉजी में, संभव नहीं है।
देखिए किसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। आपके स्क्रीन पे बेटा आपको हेल्प हो समझने में, समझिए ना किसको बोलते हैं। आप जो देख रहे हैं ऊपर पर्पल कलर में, वो थोरैसिक कैविटी है, उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। उसमें हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है, और उसके ऊपर में फीमेल में मैमरी ग्लैंड होता है, मतलब दुग्धस्रावी ग्रंथि कहो या ब्रेस्ट कहो होता है। उसके नीचे आप जो है पिंक रेड कलर में देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उसको बोलते हैं उदर गुहा। और सबसे नीचे आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी यानी श्रोणि गुहा। समझ में आ गया पेल्विक कैविटी? तब बेकार मेरे बच्चे चिंता करते हैं। तो बेटा जो टेस्टिस है ये कहां अवस्थित होता है? पेल्विक कैविटी में अवस्थित होता है, पेल्विक कैविटी में अवस्थित होता है। अच्छा भाई, यह जो टेस्टिस है बेटा, यह एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन, जिसको आप उदर बोलते हो, से जुड़ा रहता है, एब्डोमेन से जुड़ा रहता है, जो या उदर गुहा के बाहर कह दूं मैं, है ना, या उदर से जुड़ा रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिस उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे या बाहर रहता है। यानी ये बेटा हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। आप कहेंगे कि सर ये शरीर में ही तो है। बिल्कुल नहीं, आपका शरीर जो धड़ कहलाता है वो कहां से, यहां से लेकर के पेल्विक कैविटी तक, उसके नीचे आपका धड़ नहीं है। बॉडी जो है आपका वो यहां से लेकर के यहीं तक है ना। उसके नीचे तो आपके हमारे लिम्ब हैं, पैर हैं, वो धड़ में नहीं आता। तो बेटा जी ये जो टेस्टिस होता है ना, देखो ना प्लीज मैं क्या कह रहा हूं, देखो ना, जैसे मान लो ये शरीर है, ठीक। अब यहां पे शरीर है, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, ये मान लो पैर हो गया, ऐसे बस समझा रहा हूं आपको। और यहां पे जो है चेस्ट हो गया यानी थोरैसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, इसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं, है ना। अच्छा, जो ये टेस्टिस होता है बेटे, ये एक खोल में थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। यहां पे इस थैलीनुमा संरचना को वृषण कोष कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, वो भी अभी आगे बताऊंगा। तो बताओ ना मुझे कि ये जो ऑर्गन है ये शरीर के बाहर है कि अंदर है? बाहर है ना बेटे। अगर अंदर होता तो यहां होता ना, अंदर होता, यहां होता, एब्डोमेन में होता। लेकिन जुड़ा किससे रहता है? तो एब्डोमेन से जुड़ा रहता है, एब्डोमेन के बाहर होता है। या अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेस्टिस उदर गुहा के बाहर रहता है ना। आप इसको एब्डोमेन से जुड़ा रहता है, या यूं कहें टेस्टिस उदर गुहा के बाहर रहता है। आप कहेंगे कि सर इसका कोई कारण है क्या? यस, कारण है बेटा। क्या? ए बाबू मेरा, नो सुनना, ये जो आपका धड़ है ना बेटा, यानी जो शरीर है ना आपका, यहां का जो तापमान होता है वो 36.8 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 36.8 डिग्री। या आप अगर जीरो में बोलना चाहते हैं मैं लगा के, तो 37 नियर अबाउट अप्रॉक्स बोल सकते हैं। लेकिन टेस्टिस का काम है शुक्राणु बनाना, स्पर्म फॉर्मेशन काम है। और बेटा स्पर्म फॉर्मेशन मैं हिंदी में लिख देता हूं। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? टेस्टिस। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है बेटा? टेस्टिस। कैसे करता है वो आगे टॉपिक है। और शुक्राणु निर्माण तभी हो सकता है जब इस टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर हो। तब आप समझे कि
आखिर प्रकृति ने, नेचर ने ये जो स्क्रोटम यानी वृषण कोश में टेस्टिस डाला है, यानी वृषण डाला है, ये शरीर के बाहर लटका हुआ क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि अगर ये एब्डोमेन में होता, शरीर में होता, तो इस तापमान पे शुक्राणु का निर्माण कदापि संभव नहीं था, है ना। इसका मतलब आप कहेंगे सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि इस स्क्रोटम के अंदर का तापमान हमारे इस धर यानी शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। अरे लेला लेली, यही तो समझा रहा हूं मैं तब से। बिल्कुल होता है। यानी शुक्राणु निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बेटा। मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, है ना, ये बात है। तो शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है। समझ में आया बेटा? ये बात है। अच्छा, ये तो बात हो गया कि क्यों एब्डोमेन के बाहर ये क्यों होता है ना, ये बात। नाउ अब देखिए कि आखिर ये समझ गए ना? वेरी गुड। हाँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि क्यों नहीं समझेंगे भाई। हम तो बायोलॉजी का हर एक फाटक खोल देंगे हम अपने बच्चे के लिए। बेटा, जो टेस्टिस है हमारा प्राथमिक जनन अंग है। क्यों? क्योंकि इसका 2 काम है। पहला, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण, यानी मेल गैमीट का निर्माण, और दूसरा कुछ हार्मोन का स्रावन या स्रावित करता है। हार्मोन का स्रावन, सिक्रीशन करता है। कौन कौन हार्मोन, ये आगे की बात करेंगे, है ना, ये बात है। अच्छा, अब बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने देख लिया। दूसरा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पूछेंगे आप कि सर क्या ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यह भी स्पर्म बनाता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसको या तो आप एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं, यानी सहायक जनन अंग बोल सकते हैं, या द्वितीय जनन अंग बोल सकते हैं। ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये स्पर्म के बनने के बाद कोई इसको क्रियाशील करता है, कोई इसको ढोता है, कोई इसको यहां से वहां तक ले जाता है। ये सहायक, नाम ही है सहायक। अच्छा, कौन कौन आते हैं बेटा इसमें? तो इसमें कई चीज आ जाते हैं, जैसे स्क्रोटम जिसमें वृषण होता है, जिसको हम वृषण खोल कहते हैं या कोष कहते हैं। अच्छा भाई, जैसे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, घबरा मत जाइएगा, नाम है थोड़ा, बट अब आप भी तो बड़े हो गए। एपिडिडाइमिस, है ना, एपिडिडाइमिस। बेटे जब 2 होते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम तो एक ही है जो थैलीनुमा संरचना आपको बताया, संरचना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। आज हम लिस्ट कर रहे हैं। जो एपिडिडाइमिस होता है बेटे, ये 2 होते हैं, एक जोड़ा होता है, एक लेफ्ट एक राइट, लेकिन खोल तो एक ही होगा ना, इसीलिए आप चिंता नहीं करिएगा संख्या के लिए, सब नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा है वो है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, इसको हम बोलते हैं
शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, और यह भी दो होता है। यानी टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद जो ऊपर जाएगा वो किस नली के द्वारा? वास डेफरेंस के द्वारा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कौन होगा? तो यूरेथ्रा, जिसको आप मूत्रमार्ग कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। और कौन होगा? तो पीनिस होगा, जिसको आप शिश्न कहते हैं, है ना। ये सब क्या है बेटे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, यानी द्वितीयक जनन अंग है। ये स्पर्म तो नहीं बनाएंगे, हाँ स्पर्म बनने के बाद इसको विभिन्न जगह से ढोने का काम करेंगे, है ना, ये बात है। अच्छा, उसके बाद एक और आप ले सकते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, मैं इधर लिखता हूं इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम स्खलन वाहिका बोलते हैं। सब दिखाऊंगा जब हम संरचना बनाएंगे बेटा, है ना। ये होता है, यूरेथ्रा एक होता है, पेनिस एक होता है, इजैकुलेटरी डक्ट एक जोड़ा होता है। तो जहां मैं दो दो लिख रहा हूं वो एक जोड़ा होता है। जब संरचना बनाएंगे तो आपको खुद सब दिमाग में आ जाएगा कि कौन एक होते हैं, कौन दो होते हैं। संरचना भर बस वेट करिए। अब बेटे ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। अब देखिए कि आखिर सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन है, ग्रंथियां कौन कौन है। बेटा ग्रंथियां होगा तो कुछ ना कुछ तो स्रावित करेगा, क्या? वो तो बाद की बात है। तो आइए देखते हैं अब सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी कहो या सेकेंडरी कहो, मेल डक्ट्स, सॉरी ग्लैंड्स, सहायक या द्वितीयक नर ग्रंथि से बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। क्या होता है ना कि जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो वो जो है वास डिफरेंस होते हुए, यानी शुक्रवाहिनी होते हुए कहां जाकर के स्टोर होता है? शुक्राशय में स्टोर होता है। ये सेमिनल वेसिकल है, ये सिक्रेशन करेगा। क्या? वो आगे बताऊंगा। दूसरा है बेटे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि, या आप केवल प्रोस्टेट ग्लैंड बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। तीसरा है काउपर ग्लैंड, यह वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक ढूंढेंगे तो अपना ही नाम देंगे कि आपका नाम देंगे? इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? काउपर ग्रंथि। तो नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां होते हैं बेटे वो कितने होते हैं? 3। एक सेमिनल वेसिकल जिसको हमने शुक्राशय बोला, एक प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको हमने पुरस्थ ग्रंथि बोला, एक काउपर्स ग्लैंड जिसको हमने काउपर ग्रंथि बोला। ये तीनों मिलके सिक्रीशन करेंगे, रासायनिक पदार्थों का स्रावन करेंगे। उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या होगा वो तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, है ना। तो मुझे आशा है कि आप ये जो लिस्ट है आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो मुख्य कार्य है वो मेल गैमीट बनाना, नर युग्मक बनाना, यानी स्पर्म बनाना। और एक मुख्य कार्य है नर लैंगिक हार्मोन का सिक्रीशन करना, टेस्टोस्टेरोन, वो भी बताएंगे आगे हम। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन हो गए थे बेटा? तो उसमें आ गए थे हमारा स्क्रोटम यानी वृषण कोष, उसके बाद
जो है हमारा वास डेफरेंस, शुक्रवाहिनी, उसके बाद यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, उसके बाद पीनिस, सिस्म, फिर इपिरिडाइमिस, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट, स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तो आज बस इतना ही देखेंगे हम लोग। जब अगला सेशन करेंगे तो हम देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस, यानी वृषण कोष और वृषण की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।